न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम डिस्क्राइब कर चुके हैं और उसके रिस्पेक्ट में अभी हमें दूसरे चीज़ देखना है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है आपको पता है? ये लीनियर मोमेंटम जो है, सो अगर हम उसको रिफ्रेज करते हैं तो क्या बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी is called linear momentum। लीनियर मोमेंटम या सिंपली इसको मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है ना, सपोज मास of an object is m, उसका वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसमें जो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा इंस्टेंट ऑफ टाइम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अगर उसको हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हम पढ़े थे कि फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन था। इसमें क्या है कि मास इनटू वेलोसिटी है। अब हम बोलेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम टर्म का ज़रूरत क्यों है, तो इस एग्जाम्पल से आप आगे भी समझेंगे जब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि कोई भी बुलेट है, बुलेट मतलब कि कोई पिस्तौल है या गन है, ठीक है, उसमें बुलेट लगाया है, मतलब गोली जो होते हैं वो लगाया है। ठीक है, अब उसको हम ट्रिगर करते हैं तो क्या देखें आप कि उसका ट्रिगर, उसका बुलेट का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होते हैं मास और वेलोसिटी, वो ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी का जान भी ले सकता है या किसी जगह पर आप करें तो ज़्यादा पेनेट्रेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कि इम्पैक्ट जो होते हैं मास और वेलोसिटी का, वो कितना इम्पोर्टेंट, वो समझना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉल है ना, दो, अब हम एक वर्कआउट एक एग्जांपल समझते हैं कि एक दो बॉल लेते हैं आप। ठीक है, एक में कुछ कम सैंड भर देते हैं और दूसरे में ज़्यादा कर देते हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट साइज़ के बॉल लेते हैं, उसको सेम हाइट से हम नीचे गिराते हैं और वो नीचे में जो है सो सैंड है, तो आपको क्या लगेगा कि वहाँ पर है ना, जो जिसका मास ज़्यादा था वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट हुआ, जबकि दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे गई। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो लीनियर मोमेंटम जो है या मोमेंटम क्या है कि मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। अगर मान लेते हैं कि आप 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट अपने हेड पर लगा के रखे हुए हैं, मतलब माथा पर रख लिए और खड़े हैं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से खड़े रह सकते हैं, आप टॉलरेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई 5 kg के ऑब्जेक्ट है और वो अगर 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से आ रही है आपकी तरफ और आपके हेड में लगेगी, फिर क्या होगा? आप सोच लीजिए क्या होगा। यू विल बी इंजर्ड, आप घायल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसीलिए हम वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट, न्यूटन जी मोमेंटम का इंपॉर्टेंस समझ गए और वो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए, रिफ्रेज किए। तो उन्होंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से उसका रेट ऑफ चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम फार्मूला को डिराइव करेंगे जो अभी हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो टर्म ऑफ मोमेंटम। तो मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका मास m है और वो मूव कर रहा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m है। ठीक है, m उसका मास है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, और उसका t1 टाइम में एंड इट्स वेलोसिटी इज v1 इन टाइम t1 एंड, और दूसरे बात उसका वेलोसिटी v2 इन टाइम t2 मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी v1 है टाइम t1 में और वेलोसिटी v2 है टाइम t2 में। तो उसका लीनियर मोमेंटम एट टाइम t1 क्या हो गया, द लीनियर मोमेंटम एट टाइम t1 क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम p1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m v1। ठीक है, और उसका लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम एट टाइम t2 क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू m v2 हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या देखे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू वहाँ पर P1 और P2 का जो वैल्यू हम ऊपर में वो पुट कर देते हैं, तो M V2 माइनस M V1 बाय T2 माइनस T1। तो हम क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर k, वेयर k कोई कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट, मान लेते हैं कि k का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, सपोज उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप m इज इक्वल टू लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है सो हम मोमेंटम के टर्म में आसानी से डिराइव कर सकते हैं उस फार्मूला। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम इसको लास्ट एग्जांपल से ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स एंड सेकेंड लॉ, हम कहते हैं स्पोर्ट्स एंड सेकेंड लॉ। तो आप देखेंगे कि क्रिकेटर लोग क्या करता है, जैसे कि बॉल आता है उनके पास तो वो कैच करने के लिए हाथ को पीछे की तरफ कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है ना। तो इसको हमें ये समझना चाहिए कि जो यहाँ से लेके जब अपने पुल बैक करने में जो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना फोर्स कम हो जाएगा।
ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो फोर्स हम लगाते हैं वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट मीन्स कि टाइम अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेंगे, जो हमारा अपोज और स्टॉपिंग फोर्स है वो कम लगेंगे। अगर टाइम कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जैसे ही आपका बॉल आता है और आपने हाथ को पीछे नहीं किया और सीधा ही कैच कर वहीं पर कर लिए, तो आपका हैंड इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केसेस में जबकि है ना, जब कोई बॉल आया, ठीक है, तो उसने अपना टाइम t1 लगा और t1 टाइम में जाके उसको बॉल को कैच किया। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है जब आपके हाथ के पास पहुंचा, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, बट यहाँ पर 0 होगा क्योंकि आप जैसे फाइनल वेलोसिटी आपको बॉल को स्टॉप करना है। ठीक है, तो केस वन में है, हम ये केस एज्यूम करते हैं कि जो उसको बॉल को होल्ड करने में टाइम t1 लगा है ना, बॉल को वेलोसिटी चेंज चेंज u टू v करने में टाइम t1 लगा। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये फार्मूला से। तो यहाँ पर v और यहाँ पर t1 है, t के बदले, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया, u बाय t1, तो माइनस u बाय t1 हो गया। ठीक है, अब उसमें फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कितने लग जाएंगे, मान लेते हैं कि उसका मास m है, m kg है, तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज F1 मान लेते हैं, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस u बाय t1 हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे केसेस में केस 2 लेते हैं हम, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है, और ये इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी में टाइम इंटरवल, टाइम जो लगा उसको t2 लगा, है ना। ये दूसरा केस एग्जांपल है कि आपने हैंड को पीछे नहीं किया, ठीक है, जैसे बॉल आया आपने कैच कर लिया, और एकदम स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 बहुत छोटा टाइम है जिसमें कि आपने बॉल को कैच कर लिया। फिर क्या होगा कहानी, आगे देखते हैं हम। तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, इसको a1 मान लेते हैं, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस u बाई t2। 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल t2 है, तो u माइनस t2 हो गया। और फोर्स अगर F2 लग रहा है तो इनवर्स ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू माइनस u बाय t2। अब आप क्या देखेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन का रेशियो निकालते हैं, F1 बाय F2। आपको क्या दिखा है इसमें, F1 बाई F2 लेके क्या होगा, तो आप देखेंगे T2 बाई T1 हो जाएगा। इससे क्या पता चला आपको, अगर टाइम t यहां पर क्या है, टाइम T1 जो है सो ऑफ कोर्स ज्यादा है T2 से, टाइम T1 जो है, क्योंकि उस टाइम T1 में हमने हैंड को पीछे कर लिया था, तो और T2 में क्या है कि जैसे बॉल आया 10 फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड और सेकेंड में हमने कैच कर लिया, तो ये क्या हुआ कि टाइम T2 जो है सो कम है T1 से, या ऐसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि टाइम T1 ज़्यादा है। तो इसका क्या हुआ कि इसका जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स हो गया, फोर्स F2 जो हो गया, क्या हो गया, F2 मच लार्जर देन F1।
अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में हम समझना चाहते हैं ताकि आपको क्लियर हो, तो मान लेते हैं इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं टाइम, यहां पर देख लेते हैं टाइम जो है T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और सॉरी हाँ T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और T1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड स्मॉल। तो क्या होगा, जिसमें कि आपने हैंड को पीछे ले गया तो वो लंबा टाइम है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं F1 बाय F2 तो क्या होगा, T2 इज इक्वल टू क्या है 2 और T1 इज इक्वल टू 10 है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1/5। तो दूसरे केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि F2 फोर्स जो है सो F1 के रिस्पेक्ट में 5 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। यानी जब आप टाइम को डिक्रीज नहीं करेंगे तो उसका जो फोर्स होगा वो इम्पैक्ट फोर्स 5 गुना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने समझाया है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रिकेट बॉल जब भी कैच करें तो आप जितना पॉसिबल हो सकता है अपने हैंड को पीछे ले जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, और टाइम इंटरवल बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा बताइए। टाइम इंटरवल बढ़ने से जो आपका स्टॉपिंग, जो आपका जो बॉल के द्वारा फोर्स लगेगा आपके हैंड में वो कम हो जाएगा।